हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ध्यान रखें। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है स्टेप ऑफ रिसर्च। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो हर एक साल में, ठीक है, हर एक शिफ्ट में इससे सवाल पूछा गया है और यह बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए आप इसको पूरी तरीके से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि आप जैसे और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी भी मदद मिल सके, उन्हें भी मदद हो सके। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च का अध्ययन हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। जैसे मान लो कि आप नेट करोगे या फिर आप जेआरएफ करोगे, तो आप कहाँ जाओगे, आप सीधा जाओगे पीएचडी करने के लिए या फिर एमफिल करने के लिए। तो एमफिल लगभग मान करके चलो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ख़त्म ही कर दिया गया है, उसका कोई वेटेज नहीं है। तो आप पीएचडी करने जाओगे तो पीएचडी में आप क्या करोगे, पीएचडी में रिसर्च करोगे। तो रिसर्च करने के लिए आपको स्टेप ऑफ रिसर्च का आना जरूरी है, तभी तो आप रिसर्च कर पाएंगे। इसीलिए यूजीसी नेट के सिलेबस में रिसर्च एप्टीट्यूड को शामिल किया गया है, क्योंकि हायर एजुकेशन में जाएंगे तो बिना रिसर्च का आपका करियर बनने वाला नहीं है। तो स्टेप ऑफ रिसर्च हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं, पहला पर्पस तो यह है कि जेआरएफ करें, और दूसरा पर्पस यदि है कि किसी कारणवश जेआरएफ नहीं हो, नेट ही हो और पीएचडी में चले जाएं, तो वहाँ पर हम एक बेहतर रिसर्च स्कॉलर के तौर पे कार्य कर सकें। ठीक है, चलो, यानी यूजीसी जो आपको पैसा देगी उसको बढ़िया से सधा सकें। मतलब ठीक है, पैसा आपको कोई दे रहा है तो आप काम करके दीजिएगा ना, रिसर्च करके। चलो तो फिर शुरू करते हैं। स्टेप ऑफ रिसर्च जो होता है साथियों, मुख्य तौर पे 6 स्टेप होता है इसमें। ठीक है, स्टेप तो इसको और बढ़ा करके 8, 10, 12, 14, 15, 16 भी किया जा सकता है, लेकिन मेनली जो है वह इसमें 6 स्टेप होता है। हम लोग उन 6 स्टेप पे चर्चा करेंगे। बहुत बेसिक सवाल आता है, बहुत बेसिक, इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक पढ़ेंगे हम लोग और वहाँ से सवाल सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्रहण करना और जेआरएफ करना। ठीक, चूँकि यह क्रैश कोर्स है, जब हम लोग फुल कोर्स करेंगे ना तो वहाँ पे चीज़ों को और एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे क्रैश कोर्स टाइप से समझिए और सवाल को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेप ऑफ रिसर्च में यदि आप ध्यान रखो कि दुनिया का किसी भी तरीके का रिसर्च हो, उसमें मूल तौर पे 3 ही स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, समस्या के बारे में आप जानेंगे तभी तो आप उस पर काम करने की इच्छा जगेगी आपके अंदर। तो सबसे पहला काम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे भाई। जैसे मान लो कि आप एक डॉक्टर हो, तो आपके पास कोई मरीज आता है, तो क्या आप उसको ऐसे ही दवा दे देते हैं, या पूछते हैं आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है और प्रॉब्लम क्या है। तो यह दरअसल इतना बेसिक थ्योरी है कि हम लोग डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आपके घर में आता है तो आपसे पूछता है बाबूजी कहाँ हैं, तो आप पूछते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या है, क्या बात है, इस तरीके से आप पूछते हैं। तो स्टेप ऑफ रिसर्च में भी पहला जो काम है ना, वह है प्रॉब्लम फाइंडिंग का काम है, कि पहले आप यह तो पता करो कि समस्या है कहाँ पे, तब तो आप उस पर रिसर्च करोगे। तो पहला काम क्या होगा, प्रॉब्लम फाइंडिंग का। और आप जब दूसरे काम पे लौटोगे, यानी सेकेंड स्टेप में, कि चलो ठीक है तुम्हें पता चल गया कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम पे बात करने के लिए आपके पास क्या डेटा है, आपके पास क्या सोर्सेज है। डेटा कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है, और कुछ और डेटा भी होते हैं मिसलेनियस टाइप से। इस पे हम लोग कभी विस्तार में बात करेंगे, वहाँ से सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको हम लोग देखेंगे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में अंतर क्या होता है। सोर्सेज आपके पास क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम पे बात करने के लिए, या फिर आप जिस प्रॉब्लम पे बात करना चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम को साबित करने के लिए, दुनिया के सामने दिखाने के लिए आपके पास क्या सोर्सेज है कि यहाँ पर यह प्रॉब्लम है। और तीसरे नंबर पे रिसर्च में आप क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। किसके माध्यम से, इस डेटा के माध्यम से। तो बेसिक 3 ही चीज़ होता है, 3 ही स्टेप होता है, प्रॉब्लम फाइंडिंग का, डेटा कलेक्शन का, और तीसरा सॉल्यूशन का। लेकिन यदि टेक्निकली चलें तो इसमें 5-6 स्टेप हैं, जिसको हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला स्टेप की बात करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर में बताया कि पहला स्टेप हमेशा क्या होगा, प्रॉब्लम फाइंडिंग का। सबसे पहले आप पता करो कि समस्या है कहाँ पर। ठीक है, इसको एकदम शुद्ध हिंदी में पता है क्या बोलते हैं, समस्या का चयन करना। ठीक है, लिखो, समस्या का चयन करिए पहले।
मैं आपको बताया था कि जब आप एक हाइपोथेसिस तैयार करो ना, प्रपोजल, तो सबसे पहले मैंने कल ही पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि पहले आप थीम डिसाइड कीजिए। ठीक है, थीम डिसाइड कीजिए कि आप सोसाइटी पे काम करना चाहते हैं, इकोनॉमी पे करना चाहते हैं, पॉलिटी पे करना चाहते हैं, महिला पे करना चाहते हैं, पुरुष पे करना चाहते हैं, ट्रांसजेंडर पे करना चाहते हैं, आप किस पे करना चाहते हैं, कल्चरल एक्टिविटी पे करना चाहते हैं, हिस्टोरिकल एक्टिविटी पे करना चाहते हैं। एक पहले थीम डिसाइड कर लीजिए। थीम डिसाइड करने के बाद आप पीरियड डिसाइड करते हो। पीरियड डिसाइड करने के बाद आप पीरियड को हमेशा शॉर्ट रखना। यदि उसमें कई सारे राजवंश हैं तो आप राजवंश को डिसाइड करते हो, फिर डायनेस्टी को। और डायनेस्टी डिसाइड करने के बाद चूंकि एक डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर होते हैं तो आप फिर वहाँ से एक शासक को ऑप्ट करते हो। जैसे मान लो अशोक को ऑप्ट कर लिया। अब अशोक को ऑप्ट कर लिया, अब यहाँ से थीम डिसाइड कर लिया था क्या, मान लो सोशल, ठीक, और यहाँ से ऑप्ट कर लिया अशोक। अशोक का टाइम फ्रेम आपको पता ही है, टाइम पीरियड पता है, तो अशोक के समय में जो सामाजिक गतिविधियां हुई थी उस पर आप रिसर्च करेंगे। तो इस तरीके से समस्या का चयन किया जाता है, ठीक है, और इस तरीके से उसको और एक्सप्लोर करते हैं ताकि आपके गाइड को चीज़ें समझ में आ सके कि आप क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे गाइड को समझ में नहीं आता कि क्या बात करना चाह रहा है ये। क्योंकि गाइड हालांकि रिसर्च स्कॉलर बन करके ही वो गाइड बनते हैं, लेकिन पता है ना गाइड बनने के बाद लोगों का क्या स्थिति हो जाता है, भाव खाते हैं ना बहुत प्रोफेसर लोग। ठीक है, चलो तो पहला स्टेप क्या हुआ, प्रॉब्लम फाइंडिंग का। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि समस्या है कहाँ पर। दूसरे नंबर पे अब देखो, जब समस्या जब पता चल जाएगी तो आप क्या करोगे, फिर आप इससे रिलेटेड जो लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू इसको बोलते हैं, और इसको यूरोपियन एजुकेशन में बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जब आप बाहर पीएचडी करने जाओगे तो 2 4 3 प्रोफेसर का, ठीक है, मिनिमम 2 का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर का जिनका नाम चलता हो। इसलिए तो कॉमन बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए। उनको कौन रिकमेंड करेगा। मान लो कि गांव से कोई लड़का पढ़ के आया स्टेट यूनिवर्सिटी से, कोई लोकल टाइप का सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ गया, तो वहाँ के प्रोफेसर को ही जब वो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग रिकमेंड भी करेंगे तो क्या बात होगी, कुछ भी बात नहीं होगी, हल्के में चली जाएंगी चीज़ें। इसीलिए कॉमन लोग बाहर नहीं जा पाते हैं पढ़ने के लिए, एलओआर वो लोग मांगते हैं। तो यहाँ पर एलओआर का क्या मतलब है, यहाँ पर एलओआर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या है एलओआर का, एक सेकेंड रुको, चलो ठीक है। यहाँ पर एलओआर का क्या मतलब है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे लिटरेचर ऑफ रिव्यू का, या फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लो, लिटरेचर ऑफ रिव्यू नहीं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है कि आप उस समस्या से रिलेटेड जो टेक्स्ट होते हैं, चाहे वो प्राइमरी टेक्स्ट हो, सेकेंडरी टेक्स्ट हो, या फिर मिसलेनियस टेक्स्ट हो, आप उस सभी का अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद आप पता करते हैं कि हमारे समस्या से रिलेटेड कौन सा किताब है, किसको अध्ययन करेंगे। जैसे मौर्यन डायनेस्टी पे आपको रिसर्च करना है तो मौर्यन डायनेस्टी पे लिखे गए बहुत सारी किताबों का आप अध्ययन करेंगे। और मौर्यन डायनेस्टी में आपने तय किया कि हमको सोसाइटी पे काम करना है, तो आप सोसाइटी पे रिलेटेड फिर टेक्स्ट को पढ़ेंगे कि सोसाइटी के बारे में पूरी दुनिया की क्या समझ है, उसके बाद मौर्यन सोसाइटी को लेकर के लोगों को क्या समझ है। उसके बाद आप डिसाइड करें कि कोई एक शासक को, तो शासक पे जिन लोगों ने काम किया फिर उनके किताब को भी आप पढ़ेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है इस पे। और वहीं से आप प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं कि इस टॉपिक पे इन्होंने बात नहीं किया है, और आप उस बिंदु को उठाते हैं और उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। और कोई भी रिसर्च जो होता है ना वो पक्का नहीं होता, इसलिए इसका नाम है रिसर्च, यानी कि फिर से सर्च होगा इस पर, हमेशा इस पर काम होता रहेगा। आप किसी भी टॉपिक पे लाखों काम हो गया उस पर भी आप काम कर सकते हो, इसलिए नाम इसलिए रखा गया सोच समझ करके रिसर्च। हमेशा नई नई चीज़ों का इसमें इन्वेंशन होता रहेगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। अब आपने क्या किया कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लिया। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने उससे रिलेटेड जो शोध साहित्य थे उन सभी को आपने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आप दूसरा जो काम करते हैं वह काम होता है हाइपोथेसिस का, ठीक है। क्या का, मेकिंग ए हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को हिंदी में परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं, परिकल्पना, और इसी को उपकल्पना भी कहते हैं। बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, इसका कोई यहाँ मतलब नहीं है। परिकल्पना और उपकल्पना, ताकि मतलब ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जाए ना तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। हाइपोथेसिस हम लोग क्यों बनाते हैं, हाइपोथेसिस इसलिए बनाते हैं ताकि उस पर हम लोग काम कर सकें, ठीक। जैसे मान लो कि एक हाइपोथेसिस 2 प्रकार का होता है मेनली, एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक। हाइपोथेसिस जो होता है ना हमेशा टेंटेटिव कंक्लूजन होता है। हाइपोथेसिस
हमेशा क्या होता है, टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव कहने का क्या मतलब है, यह बदल भी सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जैसा हाइपोथेसिस तैयार किया है रिसर्च करने के बाद वैसा ही हो, ठीक है, वो बदल भी सकता है। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या अंतर होता है कि जो आपने हाइपोथेसिस पहले तय किया है और रिसर्च करने के बाद सेम हूबहू चीज़ें आती है तो वह नल हाइपोथेसिस कहलाता है। और चीज़ों में जब परिवर्तन आ जाता है, जब आपने हाइपोथेसिस तैयार किया था, टेंटेटिव कंक्लूजन तैयार किया था, यदि उसमें चेंजेज आ जाता है तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलेंगे। ठीक, एक और उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक और उदाहरण से क्या समझते हैं, जैसे नल हाइपोथेसिस है और एक है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव, ठीक, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। नल को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि एक आपने हाइपोथेसिस तैयार किया, किस तरीके का आपने कभी किया, आप जब बनाए होंगे ना रिसर्च प्रपोजल, तो मेरा ख्याल है कि आप वहाँ पे देखे होंगे, आपने हाइपोथेसिस को एक तैयार किया होगा। जैसे मान लो कि एक पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट है, एक मरीज है, ठीक है, और मरीज की जो स्थिति है वो हॉस्पिटल में जाने से पहले और हॉस्पिटल से लौटने के बाद एक जैसी है, ठीक है, उसके अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो वह क्या कहलाएगा, नल हाइपोथेसिस, जीरो हाइपोथेसिस। और यदि उसमें परिवर्तन आता है तो वह क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक, उसी तरीके से जब आप रिसर्च के लिए जाएंगे तो जो आप टेंटेटिव स्टेटमेंट तैयार करेंगे, वह कंक्लूजन तैयार करेंगे, रिसर्च के बाद यदि उसमें परिवर्तन आता है तो वह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा, और यदि परिवर्तन नहीं आता है तो वह नल हाइपोथेसिस कहलाएगा। तो हाइपोथेसिस तैयार करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि रिसर्च में और मदद मिल सके। और हाइपोथेसिस से एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन किसने किया, प्रतिपादन टाइप से, तो आप लिख लेना, उसका नाम है R.A. फिशर। एक लेक्चर हम लोग हाइपोथेसिस पे करेंगे क्योंकि हाइपोथेसिस से एक सवाल ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक, तो हाइपोथेसिस को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर समझिए इतना ही कि हाइपोथेसिस होता क्या है। ठीक, और प्रतिपादन किसने किया था, R.A. फिशर ने। मेरा ख्याल है कि आप हाइपोथेसिस समझ गए होंगे। जब हाइपोथेसिस बन जाता है तो तीसरे नंबर पे जो हम लोग काम करते हैं, तीसरा जो स्टेप होगा वह होगा डिज़ाइन ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हमारा रिसर्च अब होगा किस तरीके से। डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, इसको हिंदी में बोलते हैं शोध अभिकल्प। मैं तो हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, तो शोध अभिकल्प मुझे समझ ही में नहीं आता था। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन जब आया तब चीज़ें समझ में आई। बहुत सारा ऐसा टर्म होता है ना जो अंग्रेजी में ही समझ में आता है। मेरी नानी भी तो अनपढ़ थी, लेकिन वो अंग्रेजी नहीं आता था उसको, लेकिन हमेशा वो टाइम शब्द का इस्तेमाल करती थी। हमेशा पूछती थी कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, इस टाइप से। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन वो यूज कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं, रिसर्च डिज़ाइन जो होता है तीसरे नंबर का स्टेज है। इसमें हम लोग यह तय करते हैं कि शोध किस तरीके से होगा, उसका क्या डिज़ाइन होगा। ठीक है, और उसमें हम लोग समस्या पे बात करते हैं, जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम को किस तरीके से हम लोग इस पे काम करेंगे। और इसमें हम लोग यह भी तय करते हैं कि किस प्रकार का रिसर्च मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन इसलिए लाया गया कि किस प्रकार के रिसर्च मेथड का हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने पढ़ा नहीं है ना, सिर्फ एक ही पढ़ा था, एक्शन रिसर्च। हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च में एक लेक्चर करेंगे। उस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के रिसर्च होते हैं और महत्वपूर्ण जो रिसर्च हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि उसमें टाइप्स ऑफ रिसर्च आप पढ़ोगे तो बहुत सारा टाइप्स ऑफ रिसर्च है, मेरे ख्याल से 80-90 टाइप से होते हैं। तो उससे पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, जितना आपसे पूछा जाता है आप उतना पढ़ो। आप नॉलेज पर्पज से पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बताना, फिर आपको स्पेशल क्लास दे देंगे, आप पढ़ते रहो, फिर जीवन भर, कमी थोड़े होने वाला है। ठीक, तो रिसर्च डिज़ाइन जब हो गया ना, तो चौथे नंबर पे हम लोग फिर क्या करेंगे कि चलो भाई 3 काम तो हो गया, अब चौथे नंबर पे देखते हैं। चौथा जो काम करेंगे कि रिसर्च भी डिज़ाइन हो गया कि हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो चौथा काम जो करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, वह है कि अब भैया डेटा का कलेक्शन करो। कि डेटा लाओगे कहाँ कहाँ से, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, देखो डेटा जो होता है ना, इस पे 2-3 प्रकार का होता है। एक तो प्राइमरी डेटा होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है, और तीसरा मिसलेनियस टाइप से। ठीक है, मिसलेनियस टाइप से। ठीक है, मिसलेनियस टाइप से डेटा होता है।
तो आपको यह देखना है कि प्राइमरी डेटा जो होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इसमें मतलब पैसा वगैरह भी खर्च होता है, क्योंकि प्राइमरी डेटा उसको बोलते हैं जो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, जो आप उसको ग्रहण करते हो, जो आप उसको पहली बार देखते हो। और सेकेंडरी डेटा वो है जो मार्केट में ऑलरेडी उपलब्ध है। जैसे आपका टेक्स्ट बुक है, जैसे मौर्यन डायनेस्टी पे आप पढ़ने के लिए गए, ठीक, तो आपके पास ऑलरेडी रोमिला थापड़ की किताब है, डीएन झा की किताब है, आप पढ़ लो, अनिरुद्ध सर की किताब है, बहुत सारे लोग हैं, सीमा बाबा की किताब है, बहुत सारे लोगों का किताब है। तो ये सारे के सारे क्या किस में कहलाएंगे? सेकेंडरी डेटा है, ऑलरेडी आपके पास उपलब्ध है मार्केट में। प्राइमरी डेटा क्या होगा कि इससे रिलेटेड कोई भी चीज़, मान लो नेशनल आर्काइव में है, मौर्यन डायनेस्टी के समय का कोई अभिलेख है और आप वहाँ से उसको एक्सेस करते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा। फर्स्ट हैंड डेटा इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। और प्राइमरी डेटा जो होता है हमेशा महंगा होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी डेटा के लिए मान लो कि पंजाब के लाइब्रेरी में आप चले गए, पंजाब के म्यूजियम में चले गए, तो जाने आने में खर्च होगा ना, वहाँ पे कितना परेशानी उठाना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा में क्या हो गया, अमेजन खोले, गूगल खोले, टाइप किए पट से फलाना बुक बाई फलाना राइटर, और आपने घर पे मंगा लिया। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में हालत ख़राब हो जाती है बच्चों की, ठीक। और प्राइमरी डेटा से रिलेटेड ये लोग सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में कि क्या इससे रिलेटेड जिस समस्या पे तुम काम करने जा रहे हो उस पे रिलेटेड तुमने प्राइमरी डेटा देखा है, आपने कोशिश किया देखने का, कहाँ पे आपने देखा है, कैसे आप करेंगे रिसर्च। ऐसे बच्चों को ये लोग फंसाते हैं। इसलिए प्राइमरी डेटा आप जिस पे काम करना चाहते हो ना, थोड़ा बहुत देख लेना इधर उधर आसपास के लाइब्रेरी में, म्यूजियम में, कहीं कहीं पे, ताकि इंटरव्यू में बोलोगे ना तो सामने वाला प्रोफेसर को लगता है अच्छा अच्छा ये गंभीर छात्र है भाई, प्राइमरी डेटा को देखो रहा है। थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा माहौल बनाना पड़ता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे जब कलेक्शन ऑफ डेटा कर लेंगे, इसी टाइप से जैसे शादी में कार्ड वार्ड बांटते हैं ना, उसी टाइप का कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। डेटा का कलेक्शन हो गया। अब डेटा का कलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? एनालिसिस करेंगे। किसका? ऑब्वियसली डेटा का ही एनालिसिस करेंगे। तो पांचवा जो स्टेप होता है ना, डेटा एनालिसिस का होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास आंकड़ा जो हमने तैयार किया है उसको अब क्या करेंगे, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक। कि इस डेटा से हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है उसका कंप्लीट रूप से विश्लेषण करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? उसका क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। और लास्ट का जो स्टेप होता है, ठीक है, उस स्टेप को कई लोग जनरलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कई लोग जनरलाइजेशन। यदि आप हमारे इतिहास वाले क्लास को देखा होगा आपने, तो 1 घंटा 30 मिनट लगभग हम लोगों ने सामान्यीकरण पे बात किया था कि जनरलाइजेशन होता क्या है। इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लोर नहीं करूँगा, आपको देखना है तो आप वहाँ से देख लेना। जनरलाइज करने का मतलब ये होता है किसी चीज़ को आसान बनाना ताकि कॉमन से कॉमन लोग उसको समझ सके। जेएनयू में बैठा हुआ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी भी और गाँव में बैठा हुआ सो कॉल्ड अनपढ़ भी, ये दोनों व्यक्ति उस चीज़ को समझ सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस के बाद उसको जनरलाइज करते हैं। और जनरलाइज करने के बाद लास्ट का जो स्टेप है उसी को इसी में ही कह दिया जाता है, इसी को लास्ट स्टेप भी मान लेते हैं कई लोग, या फिर आप इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के कह सकते हो कि कंक्लूजन तैयार करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन ही क्या होता है, उसी को जनरलाइजेशन के फॉर्म में उसको किया जाता है, ठीक। और फिर यहाँ पर आप क्या करते हो, आप उसको प्रपोजल के तौर पे, प्रपोजल कर रहा हूँ, आप थीसिस के तौर पे या फिर आप रिसर्च पेपर के तौर पे आप लास्ट में उसको लिखते हो। लास्ट में क्या करते हो, लिखते हो थीसिस फॉर्मेशन, ठीक। तो स्टेप ऑफ रिसर्च में मूल तौर पे कितने टाइप हुए, कितने स्टेप हुए, एक बार हम लोग शॉर्ट में देखें। पहले क्या किया था हम लोगों ने, प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया था। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, हाइपोथेसिस तैयार किया। यहीं पे आपने क्या किया था, लिटरेचर ऑफ रिव्यू वगैरह भी किया था। मैं एक लेक्चर आपको दूंगा ना कि रिसर्च पेपर हम लोग तैयार कैसे करते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल आप कैसे तैयार करते हैं, उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, उस पर मैं बात करूंगा एक लेक्चर में, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गया, यहाँ पे हाइपोथेसिस तैयार किया था। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था, रिसर्च डिज़ाइन को। और चौथे नंबर पे क्या किया था, डेटा कलेक्शन किया था। और पांचवें नंबर पे क्या किया था, डेटा को एनालाइज किया था। और छठे नंबर पे जो था हमारा वह क्या था, हमने उसको जनरलाइज किया। और सातवें नंबर पे कंक्लूजन, और इसी को क्या किया हम लोग, थेसिस के तौर पे, फॉर्मेट के तौर पे, प्रपोजल के तौर पे, पेपर के तौर पे, डिजर्टेशन के तौर पे हम लोगों ने लास्ट में इसको लिखा,
ठीक है, ये इस तरीके से स्टेप ऑफ रिसर्च है, इस तरीके से चीज़ें घूमती है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसको एक हायरार्की में इसको बताओ कि पहले हम लोग क्या करते हैं, किस टाइप से रिसर्च जब करते हैं तो हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पहले कौन सा काम करते हैं, उसके बाद कौन सा काम करते हैं। एक आपको मैं एक सवाल बताता हूँ जो पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का सवाल है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो, दिक्कत होगा भी तो कैसे पता चलेगा। आते हैं सवाल को एक बार हम लोग देखते हैं। एक सवाल देखिए, एक सवाल पूछा गया है आपके पढ़ना KVS मदान की किताब को, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। या फिर इस तरीके से समझो कि जून 2007 में, प्रीवियस ईयर किसी से भी पढ़ोगे तो प्रीवियस ईयर तो चेंज थोड़े ना होता है। जून 2007 में एक सवाल पूछा गया था कि एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है। ठीक है, एक रिसर्च प्रॉब्लम जो है किन परिस्थितियों में संभव है। और ऑप्शन इसका सुनो, ऑप्शन नंबर ए है उपयोगिता और प्रासंगिकता, यानी कि उसका क्या उपयोग है और वह कितना रेलेवेंट है। और ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने दिया था खोज योग्य है। और ऑप्शन नंबर सी में दिया था ज्ञान में कुछ नया जोड़ना, ज्ञान में कुछ नया जोड़ना, ठीक है। और चौथे नंबर पे था ऑल ऑफ एबव, ठीक। ये देखो 4 ऑप्शन दिया था, जून 2007 में पूछा गया है। कह रहा है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है, एक मतलब आप जैसे मैंने बोला था ना कि पहला स्टेप क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। तो यह कह रहा है कि एक रिसर्च कब संभव है, एक रिसर्च प्रॉब्लम पे काम करना कब संभव है। तो देखो पहला ऑप्शन है उपयोग हो उसका और प्रासंगिकता हो। मैंने हमेशा बोला कि आप उस टॉपिक पे काम करना जिसका आगे चल करके कोई उपयोग हो, जिसकी रिलेवेंसी हो, तभी उस पर काम किया जा सकता है, नहीं तो काम करने का क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है। तो यह पहला ऑप्शन तो सही होगा भाई। दूसरे नंबर पे वो खोज योग्य हो। खोज योग्य कहने का मतलब उससे रिलेटेड टेक्स्ट हो आपके पास, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज हो, उससे रिलेटेड डेटा हो, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, इसलिए यह भी ऑप्शन सही होगा। और तीसरे नंबर पे है ज्ञान में कुछ नया जोड़ना। तो रिसर्च का अर्थ ही होता है फिर से सर्च करना, तो जितना बार रिसर्च होगा उतना बार नॉलेज में कुछ न कुछ नया चीज़ ऐड होता चला जाएगा। तो यह ऑप्शन भी सही होगा, यानी कि अल्टीमेटली इसका ऑप्शन जो सही होगा वह डी होगा, एबव ऑल, ठीक। एक सवाल और हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर जून 2006 में पूछा गया है, ठीक है, दिसंबर 2006 में, दिसंबर 2006 में एक सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है, अनुसंधान की दिशा में पहला कदम, ठीक है, अनुसंधान की दिशा में पहला कदम, यानी जब आप रिसर्च करने जाते हो तो पहला स्टेप क्या होता है। पहला सवाल है समस्या का चयन, क्या है, समस्या का चयन करना, समस्या का चयन। दूसरा ऑप्शन है समस्या का खोज करना। तीसरा है समस्या का पता लगाना। और चौथा है पहचान करना। ये इतना कंफ्यूजिंग शब्द इसने इस्तेमाल किया है ना कि कोई भी बच्चा यहाँ पर आकर के एकदम 100% कंफ्यूज कर सकता है। इसने बड़ा मतलब टेक्निकली शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश की है बच्चों को, ठीक है। इसका जो आंसर होगा साथियों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, पता लगाना। क्योंकि सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कि भाई, मैंने बताया था शुरू में ही कि पता लगाओ तो सही कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, ठीक है, और प्रॉब्लम है क्या। तो देखो इस शब्द के मतलब शब्दों के जाल में आपको फंसा रहा है, इसलिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है। समस्या का चयन मैंने हिंदी में लिखा था सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन हमने हिंदी में आपको बताया था कि समस्या का पहले क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक। ये लोग शब्दों के साथ खेल रहे हैं, इसलिए आप घबराओ मत, थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ा करो। अंग्रेजी में पढ़ते हो, अंग्रेजी में मेरे पास सवाल नहीं है, नहीं तो अंग्रेजी में काम आसान हो जाता। अंग्रेजी में लोग ज़्यादा नहीं घुमा सकते, उनके पास लिमिटेड शब्द हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, पता लगाना। चलो और देख लेते हैं, एक सवाल और देखते हैं, ठीक है। एक सवाल आप देख लो, प्रीवियस ईयर का एक और निकाल रहा हूं, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो एक सवाल है दिसंबर 2006 का ही, दिसंबर 2006 का ही सवाल है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए,
स्टेटमेंट ए, अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो आप रिसर्च करोगे उसका क्या उद्देश्य है, यह तो पहला स्टेप में आएगा ही। ऑब्वियस सी बात है कि बिना उद्देश्य का आप कैसे रिसर्च करोगे। ठीक, तो यह ऑप्शन तो सही होगा ही। ऑप्शन नंबर 2 है, शोधकर्ता में विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो मैंने स्टेप नंबर 4 या 5 में मैंने आपको बताया था कि डेटा का एनालिसिस करते हैं हम लोग। तो जब तक आपके अंदर एनालिटिकल पावर नहीं होगा तब आप कैसे रिसर्च स्कॉलर बनोगे। यानी कि आपके अंदर एनालिटिकल पावर का होना जरूरी है एक रिसर्च स्कॉलर के अंदर, तभी वो डेटा को एनालाइज कर सकता है। यानी यह ऑप्शन भी सही होगा। और ऑप्शन नंबर सी में इन्होंने कहा था कि परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है। ठीक है, परिवर्तनशीलता, क्या शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कि परिवर्तन आते रहना, किसी भी चीज में परिवर्तन आते रहना समस्या का स्रोत है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज में हमेशा परिवर्तन आते रहेगा तो वह दरअसल समस्या का स्रोत होता है। और समस्या का स्रोत होगा तभी तो उस पर काम किया जाएगा, क्योंकि बिना समस्या का आप काम कहाँ पे करोगे। यानी अल्टीमेटली देखोगे तो इसका तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, 110% सही है। ठीक, अब इसमें और ज़्यादा सवाल मैं नहीं लूँगा। मेरा ख्याल है कि स्टेप ऑफ रिसर्च आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ध्यान रखिए।